हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बाबर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के विषय में। दोस्तों, जिसका आपको हमने एक ट्रिक बताया था आसानी से याद करने के लिए। पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के। दोस्तों, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा 4 युद्ध प्रमुख हैं बाबर के द्वारा जो भारत पर किए गए। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पानीपत और खानवा के विषय में पढ़ लिए थे। यदि ना पढ़े हो तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चंदेरी और घाघरा के युद्ध के विषय में। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी 29 जनवरी 1528 में लड़ा गया था। दोस्तों, बाबर अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए तो आया ही था। उसकी नीति ही थी साम्राज्य का विस्तार करना। जब वो मुगल वंश की नींव रखा, दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी को परास्त करके पानीपत के युद्ध में, तो वो उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा जिसे आप देख ही चुके हैं, और उसके बाद वो चंदेरी का युद्ध लड़ा। दोस्तों, चूंकि मेदिनी राय का नाम आप सुने होंगे, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के तरफ से लड़ाई कर रहे थे, तो इसीलिए बाबर अगला युद्ध जो है चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से किया। दोस्तों, चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ कि चंदेरी के शासक मेदिनी राय और मुगल वंश के शासक अर्थात मुगल वंश के स्थापना करने वाले बाबर, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। दोस्तों, युद्ध के उपरांत बाबर की जीत हो गई। दोस्तों, चूंकि बाबर के द्वारा 4 अभियान किए गए थे और चारों अभियान में बाबर की ही जीत हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हार हो गई और बाबर की जीत हो गई। दोस्तों, और अगला अभियान 1 साल बाद ही था। 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, बैटल ऑफ घाघरा। दोस्तों, घाघरा के युद्ध में आप देख ही रहे हैं दोस्तों, मोहम्मद लोदी और मोहम्मद लोदी के बारे में आप जानते हैं कि इब्राहिम लोदी का भाई था और राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में बाबर से लड़ रहा था। तो आप जानते हैं खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा की हार हो गई तो महमूद लोदी जो था, महमूद लोदी ये बंगाल भाग गया। और आप जानते हैं कि बंगाल के शासक जो उस समय थे नुसरत शाह, जबकि नुसरत शाह भी राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। तो दोस्तों, नुसरत शाह तो वो बंगाल भाग गया, तो जिससे अटैक करने के लिए घाघरा का युद्ध घाघरा नामक स्थान पे लड़ा गया। दोस्तों, चूंकि बाबर की ये नीति थी कि अफगानियों को भारत से खदेड़ दिया जाए। आप देख ही रहे हैं कि इब्राहिम लोदी को तो परास्त कर चुका था, लेकिन उसका भाई महमूद लोदी था। बाबर चाहता था कि महमूद लोदी को भी भगा दिया जाए, तो इसीलिए घाघरा का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, और युद्ध के उपरांत बाबर जीत गया और महमूद लोदी हार गया। दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हम बाबर के चारों अभियानों के विषय में बात कर लिए हैं। आगे कुछ बात करते हैं। दोस्तों, उसके आप जानते हैं कि जीत के क्या कारण थे। जीत के मुख्य कारण आप जानते हैं कि तोपखाना, दोस्तों आर्टिलरी का यूज किया गया बाबर के द्वारा। दोस्तों, आप जानते हैं कि तलवार और भाले तोप के आगे कब तक टिक पाएंगे। तो दोस्तों, उसके जीत का मुख्य कारण तो आप देख ही चुके हैं कि तोपखाने था, और ये तोपखाने का यूज वो ईरानियों से सीखा था। और दोस्तों, ये तोपखाने को उस्मानी रूमी विधि से सजाता था, जमीन में गाड़कर जंजीर से बांध दिया करता था, जिसे उस्मानी रूमी विधि कहते हैं। और ये
ये तुर्कों से सीखा था। और दोस्तों आप देखते हैं कि अपने सेना को वो तुलगुमा युद्ध पद्धति के तहत युद्ध क्षेत्र में भेजता था, अर्थात अपने सेना को 3 भाग में बांट करके बारी बारी से युद्ध करने के लिए भेजता था। तो दोस्तों ये मंगोल से सीखा था तुलगुमा युद्ध पद्धति। तो ये सब बाबर के जीत के कारण थे दोस्तों, अर्थात अन्य राजाओं के हार के यही कारण थे। और आगे हम देखते हैं दोस्तों 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में दोस्तों आगरा में, चूंकि दोस्तों अपनी राजधानी तो आगरा ही बनाया था, तो आगरा में इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों 1530 ईस्वी में। और तुर्की, और आगे देखते हैं कि बाबर को तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान था दोस्तों। आप जानते हैं कि मुगलों की जो भाषा थी, अर्थात राजकीय भाषा तो फारसी थी, लेकिन बाबर को तुर्की और भाषा दोनों भाषाओं का ज्ञान था। और दोस्तों आप जानते होंगे कि ये जो मुगल नाम ये मंगोल से मिला था। मंगोल, आप जानते हैं कि बाबर जो है तैमूर लंग और चंगेज खा के वंश से बिलोंग करता था, तो ये वहीं से शब्द मिला था मुगल। आगे देखते हैं दोस्तों कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। दोस्तों इन चारों में आगे शासक कौन बनेगा बाबर के मृत्यु के पश्चात? तो हुमायूं शासक बना दोस्तों। हुमायूं के विषय में आगे आपको हम बताएंगे। चलिए और आगे बात कर लेते हैं कुछ। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों। बाबर अपने ही हाथों अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। दोस्तों इसको तुर्की और फारसी भाषा का तो ज्ञान था, लेकिन ये बाबरनामा जो लिखा था ये तुर्की भाषा में लिखा था दोस्तों। इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। आप देख ही रहे हैं कि इसे फारसी भाषा में अनुवाद पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना, इन दोनों के द्वारा किया गया था। आप अब्दुल रहीम खाने खाना को तो जानते होंगे, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें ये शामिल थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। और अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था दोस्तों? ये बैरम खां को आप जानते होंगे कि जो अकबर का संरक्षक था, अर्थात सेनापति था, तो उसका पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये बाबरनामा को तो फारसी में नहीं अनुवाद किया, लेकिन जो उसमें तुर्की भाषा में लिखा गया था उसे ये फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया था दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि और भी इतिहासकार थे, बाबरनामा को तुर्की भाषा में, फारसी भाषा में, फिर आगे के इतिहासकार उसे अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किए। तो दोस्तों लीडेन और आर्स्किन और एनी बेवरेज, दोस्तों जो एनी बेवरेज थे, एनी बेवरेज अंग्रेजी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किए और अंग्रेजी भाषा में इसे वाकया ए बाबरी नाम से ये इसका अनुवाद किए थे दोस्तों। आप दोस्तों जानते ही होंगे कि बाबर की कब्र, दोस्तों बाबर की कब्र आगरा के आराम बाग में पहली बार बनाई गई थी। अर्थात जब बाबर की मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में, तो बाबर को आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। आराम बाग में दफनाया गया था। आगे चल के दोस्तों जब बाबरनामा का फारसी में अनुवाद हुआ, तो जब इसे अकबर के द्वारा पढ़ा गया, तो उसमें बाबर ने लिखा था कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी जो कब्र है, अर्थात मुझे दफनाया जाए, वो काबुल में दफनाया जाए। अर्थात बाबर की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे काबुल दफनाया जाए। तो क्या किया गया, आगरा के आराम बाग से उसे निकाल के
अकबर के द्वारा उसे ले जाके काबुल में दफना दिया गया। दोस्तों इस प्रकार आप देखते हैं कि यह एक ऐसा शासक था जो एक बार आराम बाग में दफनाया गया, फिर उसके बाद काबुल में दफनाया गया। और दोस्तों आप जानते हैं कि जब ये पानीपत का युद्ध लड़ा था तो पानीपत के विजय के उपरांत वहाँ एक मस्जिद का निर्माण भी किया था। तो दोस्तों इस प्रकार की आप बाबर के विषय में देख ही लिए। आगे शासक इसके आएगा पुत्र इसका हुमायूं। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, तो ये 1530 ईस्वी में शासक बनेगा। दोस्तों इस प्रकार हम आगे हुमायूं के विषय में बात करेंगे। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और दोस्तों यदि कोई त्रुटि रह गई हो हमारे वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।